पहाड़ी औरतें नई उम्र के लड़कों के साथ जो काम करती है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरे 14 साल के होते ही अचानक से मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं तो यहाँ अपने पापा के पास घूमने के लिए आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर हालत ऐसे बन जाएंगे कि मुझे खाने खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर 14 साल की उम्र में लड़कों के साथ इसे ऐसा क्या काम करना है जिसके बदले में यह मुझे इतना सब दे रही है। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उस दिन औरत ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे जानकर तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएंगी। मेरा नाम हिमांशु है। मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिता कारपेंटर है जो कि भूटान के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में ही काम करते हैं। उन्हीं की कमाई के जरिए हमारे घर का खर्चा चलता है। हालांकि उनके घर से दूर रहने की वजह से मेरा बड़ा भाई बड़ा नशेड़ी बन चुका है। मेरी बड़ी बहन अभी इंटर में पढ़ रही है और मैंने 8वीं क्लास के पेपर दिए थे। पेपर देकर मैं खाली हुआ। मेरी 1.5 महीने की छुट्टी थी। हम जिस कस्बे में रहते थे वहाँ पे तो वैसे भी स्कूल में कम ही लोग जाया करते थे। कहने को छुट्टी 1.5 महीने की होती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी स्कूल तो 2.5 महीनों तक ही रहेगा। मैंने माँ से कहा मैं अपने पापा के पास जाकर अपनी छुट्टियाँ गुजारना चाहता हूँ। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन बड़ी कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारी अपने घर सर पे ले रखी थी, तो माँ ने ज़्यादा चिंता नहीं की और मुझे अकेली गाड़ी में बिठा दिया। मेरा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। इस दौरान माँ ने मेरे पापा को चिट्ठी लिख दी जिसमें उन्होंने बताया था कि हिमांशु तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे पापा मुझे स्टेशन पे मिल गए और मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लेके आए थे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी था। पापा ने मुझे गले लगाकर बहुत प्यार किया और कहा हिमांशु आज तुम पूरे 14 साल के हो गए हो। उसके बाद हम दोनों एक जिप्सी से पापा के घर की तरफ चलने लगे। जिप्सी पापा किराए पे लेके आए थे। उसके अंदर कोई पहाड़ी गीत बज रहा था और हम दोनों बाप बेटे बड़ी मस्ती से एक दूसरे के बातें करते हुए सफ़र का मज़ा ले रहे थे। अचानक से हमारे साथ एक हादसा पेश आया। हमारी जिप्सी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जिप्सी का कार ड्राइवर हाथों हाथ ही मर गया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि मैं गाड़ी के पहले झटके में ही गाड़ी से उछलकर नर्म मुलायम घास के ऊपर गिर गया था। लेकिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं गुमसुम सा खड़ा था। तभी पापा के दोस्त लोग आए। उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हालांकि हैसियत में मेरे पापा के दोस्त भी ऐसे नहीं थे जिन्हें देखकर लगता कि वो बहुत पैसे वाले हैं। वो भी गरीब किस्म के आदमी थे जो कि बिहार से ही यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। तभी डॉक्टर भी वहाँ आया। उसने जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं यहाँ पहाड़ पे अपनी छुट्टियाँ बिताने और घूमने और मज़े करने के लिए आया था। मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ यहाँ गुजारना चाहता था। अपनी माँ से बड़ी जिद करके इतने पैसे का इंतज़ाम किया था कि किसी तरह अपने पापा के साथ भूटान के इस गांव तक आ जाऊं। पर यहाँ आकर तो मेरे ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसकी कोई ठीक नहीं। पापा को तो देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनका पूरा जिस्म पट्टियों में लिपटा हुआ था। डॉक्टर कह रहा था कि उनके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गई हैं और इन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। पापा के दोस्त तुरंत उस कंपनी को फ़ोन किया जहाँ पे वह
दोनों काम करते थे ताकि उनकी कंपनी बुरे वक्त में पापा की मदद कर सके। लेकिन कंपनी के मालिक ने यह बात सुनकर उनसे साफ साफ कह दिया कि हम कोई खर्चा नहीं उठाएंगे और अब 6 महीने तक हमारे पास उनके लिए कोई काम नहीं है। हमने उनकी जगह किसी और को रख लिया है। कुछ दिन के बाद जब पापा होश में आए तब उन्हें यह बात पता चली तो वो बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि पापा के ऊपर पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी थी। इस वजह से पापा यहाँ भूटान के पहाड़ी गांव में काम करने के लिए आए थे। यहाँ आकर पापा दिन रात पूरी लगन से काम करते थे, जिसकी वजह से हम लोग घर में सुकून की जिंदगी गुजार पाते थे। लेकिन अब तो पापा का काम भी चला गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह बाकी का टाइम कैसे कटेगा, और यही सोचकर पापा की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं यहाँ पे आने की अगर जिद नहीं करता तो ना ही पापा मुझे उस गाड़ी से लेने आते और ना ही हमारा एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा का हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में पापा को छुट्टी दे दी और फिर पापा के साथ उनके छोटे से घर में वापस आ गया। यह घर लकड़ी के झोपड़ी के जैसा था और पापा मुझसे कहने लगे कि अब हमें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालात में तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। मैं तो किसी भी काम को करने के काबिल ही नहीं रहा, और जब कंपनी मेरा खर्चा उठाने से मना कर चुकी है तो अब यहाँ रुकने का किस काम ही नहीं है। जो पैसे मैंने जमा किया हुआ है वो भी यहाँ रहे, धीरे धीरे सारा खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हम दोनों घर चलते हैं। लेकिन यह सुनकर तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि घर का हालात क्या है। बड़ा भाई पूरी तरह से नशे का आदी बन चुका है और घर की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर थी, और पापा को इस हाल में देखकर घर में माँ और बहन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तब हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के काबिल भी नहीं थे और मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि यह सब काम अकेले कर सकूं। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा, और जब तक पापा सही नहीं होते मैं अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन सारी परेशानी यह थी कि मुझे कोई काम आता ही नहीं था, और मुझे यह भी नहीं पता था कि इस गांव में क्या काम होता है जो मैं कर सकूं। इस छोटे से पहाड़ी गांव में 14 साल के छोटे बच्चों को काम रखने के लिए कोई भी तो राजी नहीं था, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से 14 साल के बच्चे को काम रखने पे कारखाने के मालिक पे मुकदमा सख्त चल जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे लिए यह काम ढूंढना बड़ा नामुमकिन सा था, जबकि पापा कमरे में अकेले रह रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। पापा को शाम में घर से बाहर ले गया ताकि पास के गार्डन में ले जाकर घुमाया जाए। वहाँ जब पापा बैठे हुए थे बच्चे को खेलता देख रहे थे, तभी मेरी नज़र एक पहाड़ी औरत पे पड़ी। वो थोड़ी दूर बैठी थी और उसकी नजरें मुझ पे ही बनी हुई थी। कुछ ही देर में पापा के दोस्त आ गए और पापा उनसे बात करने लगे। तभी उस औरत ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं तुरंत उसके पास चला गया। वो बहुत ही खूबसूरत, उम्र में 30 से 35 साल रही होगी। वो मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मैंने उसे अपना नाम हिमांशु बताया और अपना पूरा बायोडाटा एक सांस में उसे बता दिया, और उसे ये भी बता दिया कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ रहने में बहुत परेशानी आ रही है। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी,
तुम्हारा गुजर किस तरह चल रहा है। यह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उससे कहा कि पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और मैं यहाँ काम ढूंढते हुए थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम पे रखना नहीं चाहता। उस औरत ने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई काम मिल जाए तो तुम क्या वो काम करोगे? मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूँगा। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि किसी तरह यहाँ पे मुझे काम मिल जाए और मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेदारी संभाल लूँ। उसके बाद वो अपनी जॉब पे वापस जा सके और हमारा घर वापस से अपने रूटीन पर सेट हो जाए। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो कि मेहनती हो और कोई भी काम करने को राजी हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों की खातिर अपनी जान तक देने के लिए राजी हो। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि आपके पास मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा कि हाँ मेरे पास है, बल्कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा काम है जिससे करके तुम्हें खुशी होगी और तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। सच बता रही हूँ, तुम बहुत मजा करोगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। आखिर मैं छोटा सा बच्चा ही तो था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मांगा हुआ कोई खिलौना मुझे मिल गया हो। इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप बस मुझे काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरी कोठी पे आना होगा। 1 हफ्ते में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का पैसा दिया जाएगा। उसने मुझे अपनी कोठी का पता समझा दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मेरे घर आ गए तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, आप मुझे काम तो बताइए। तो मुस्कुराकर कहने लगी, हिमांशु बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तो तुम आ जाओ। मैं उससे कोई और सवाल करता या पूछता, तभी मेरे पापा ने मुझे आवाज दी और उनके चेहरे पे तकलीफ साफ साफ नजर आ रही थी। शायद उन्हें बैठा नहीं जा रहा था। मैं फौरन पापा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पापा ने पूछा कि वो पहाड़ी औरत कौन थी और तुमसे क्या बातें कर रही थी। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझे अपनी कोठी पे बुलाकर काम करवाना चाहती है। शायद उसे घर का कोई काम हो सकता है या फिर उसे मुझे घर का सामान मंगवाना हो, वरना भला इतने छोटे से बच्चे से औरत को क्या काम होगा। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम यहाँ घूमने के लिए मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पे नहीं जाने दूंगा। पहाड़ी औरत कौन है और ऐसे किसी के अनजान घर में तुम्हें मैं कैसे भेज दूं? पता नहीं वो तुमसे कितना काम करवाएंगी। मैंने पापा से कहा, पापा बस 6 महीने की ही तो बात है, एक बार जब आप ठीक हो जाओगे तो आप अपनी कंपनी को वापस से ज्वाइन कर लेना और मैं वापस आपकी सेवा करके अपने घर चला जाऊंगा और अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाऊंगा। लेकिन यह सब तो घर का खर्चा चलाने के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए पड़ेगा ही। वो औरत मुझे अच्छे अच्छे पैसे देने को भी तैयार है, तो फिर मुझे काम करने में क्या परेशानी होगी। भला पापा की आंखें भीग गई। वो कहने लगे कि बेटा, मेरा छोटा बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया है कि मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा, एक बार उस औरत के घर जाकर तो देखता हूँ, एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ में नहीं आया तो वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी को देखकर पापा मान गए और मुझसे कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो उसी वक्त वापस आ जाना। और ये बातें करते हुए
हम अपने घर आ गए। रात भर यही सोचकर खुश होता रहा कि मैं काफी किस्मत वाला हूँ जो मुझे यह काम मिल गया, वरना मैं तो थक चुका था और हार मानकर घर वापस जाने की सोच चुका था। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी था। मैं यही सोच रहा था कि न जाने उसकी कोठी में कितनी बड़ी होगी, क्या मुझे उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी होगी। यही सब सोचकर अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई। मैं सो गया। अगली सुबह सवेरा हो गया। मैं उठा और पापा के सारे काम कर कर उस औरत की कोठी पे जाने के लिए निकल गया। उस औरत की कोठी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए पापा ने वहां भेजने की हामी भर ली थी। साथ में पापा को यकीन दिलाया कि कोई भी परेशानी हो तो मैं सीधा घर आ जाऊंगा। और उस औरत की कोठी पे पहुंचकर मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे तुम्हारी मालकिन ने बुलाया है। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तुम रहोगे मैडम के पास। उसके बाद मुझे बहुत अजीब लगी, साथ ही वो बड़ी अजीब से नजरों से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसने टेलीफोन के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उससे कहा, यह बच्चा है, मैडम के साथ रहेगा। मालकिन एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढ के लाती है और उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। इस तरह की बातें को सुनकर मैं हैरान हो गया। भला काम करवाने के लिए किसी को भी खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? मैडम को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे लगा शायद ये चौकीदार कुछ पागल सा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठी के अंदर ले गई। कोठी बहुत बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत भी। वहां तो किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने की किसी महल में आ गया हूँ। मैं जाकर खूबसूरत सोफे पे बैठा। मेरे सामने लीची का जूस रखा गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मैडम भी वहाँ आ गई। मैं उस पहाड़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। नाइट सूट में बहुत सारा मेकअप लगाए वो मेरे सामने बैठी हुई थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नजर शर्म से नीचे कर ली। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करना था। मैंने जूस पी लिया तो मैडम ने मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं, और न ही कोई इतनी दूर से आया था मुझे आराम करने की जरूरत पड़े। मैंने फौरन कहा कि मैडम, मैं बिल्कुल तरोताजा हूँ, आप मुझे काम बताइए, मैं बड़ी मेहनत से आपका काम करूँगा। मेरी बात सुनकर वो पहाड़ी औरत अपने खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करनी होगी। इसी तरह की बातें हो तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तुम जाकर आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तभी एक नौकरानी आई और वो मुझे लेकर एक बहुत खूबसूरत कमरे में चली गई। कमरा इतना बड़ा और इतना शानदार था कि मैं कुछ देर कमरे को ताकता रहा। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। जब समय यहाँ पे आया था, पापा की तबीयत को लेके बहुत परेशान था। न तो मैं ठीक से कुछ खा पाया था और न ही ठीक से कुछ देख पाया था। इस कमरे में आकर जब से मैं सुकून से बिस्तर पे बैठा तो सामने लगे शीशे में मैंने अपनी शक्ल देखी। मैं तो वाकई बहुत खूबसूरत था। वो चौकीदार सही कह रहा था, खूबसूरत तो मैं हूँ, अपनी माँ की तरह। दूधिया रंगत, तीखे नैन नक्श और नीली आंखें। मैं दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। अपने गांव में भी मेरी आंखों के बड़े चर्चे थे। हर कोई कहता था कि यह बच्चा तो ऐसा लगता है
कि किसी अमीर के घर पैदा होता। यहाँ कहाँ कीचड़ में कमल खिल गया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वो पहाड़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास आई। मैं उसे देखकर तुरंत उठकर बैठ गया। मैडम ने उस लड़की से मुझसे मिलवाया। उसका नाम मुस्कान था। मैडम कहने लगी, यह तुम्हें आज से उठने बैठने रहने सहने का तौर तरीका सिखाएंगी। इस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, और तुम्हें यहाँ थोड़ी सी जबान भी सिखा देंगी। मैडम की बात सुनकर बहुत अजीब लगा। आखिर मुझे घर के काम करने के लिए पहाड़ी तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी, और उठने बैठने तरीके जो मुझे पहले से ही मालूम थे। फिर मैडम मुस्कान नाम की खूबसूरत लड़की को मेरे पीछे क्यों लगा रही थी। तभी वो कहने लगी, 1 हफ्ते तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम के लायक हो जाओगे। ये पूरा 1 हफ्ता तुम्हें मुस्कान के साथ ही बिताना है। वो तुम्हें छोटी सी छोटी बात सिखाएंगी। मैडम मुझे मुस्कान के हवाले करके कमरे से बाहर चली गई। बहुत ही खूबसूरत औरत थी और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे हर चीज सिखा रही थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और अपने आप खूबसूरत कैसे बनना चाहिए। हालांकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत परेशान हो रहे थे। वो मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तो जरा, पहले दिन तुमने क्या क्या काम किया? उस औरत ने तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करवाई? मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के, पहाड़ी जिंदगी जीने के तरीके सिखाए गए हैं। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। पापा को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? पापा कहने लगे, मोहाली लोग बहुत अजीब होते हैं। एक बिल्ली भी पालते हैं तो उनकी नस्ल देखते हैं, फिर तुमको बिना कुछ सिखाए कैसे अपने घर पे काम पे रख सकते हैं। लेकिन यकीनन वो तुम्हें पहले अपने तौर तरीके सिखाएंगे ताकि तुम उनकी कोठी में ढंग से रह सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें अच्छी कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे यह जानकर बड़ा सुकून मिला कि तुम पे काम का कोई बड़ा बोझ भी नहीं है। हिमांशु बेटा, बहुत दिल लगाकर और मेहनत से सब कुछ सीखना। जब मैं यहीं सही हो जाऊंगा और वापस अपनी नौकरी पे चला जाऊंगा तब तुम्हें वापस घर भेज दूंगा और तुम्हें ही अच्छे तरीके से सीखकर अपनी जिंदगी में बड़ा फायदा होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन रह नहीं पाएंगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें घर वापस भेज दूँ। पापा ठीक ही तो कह रहे थे, मेरे बिना मम्मी आखिर कैसे दिन गुजार सकती है। इसके बाद तो यह रूटीन बन गया। मैं रोज सुबह मालकिन की कोठी पे जाता। मुझे वहाँ पे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता, मेरे बालों को बहुत खूबसूरत स्टाइल से बनाया जाता, मुझे हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाती। 4 दिन में मेरे ही अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। मैं खुद को शीशे में देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं वही 14 साल का हिमांशु हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत को बहुत लग रहा था। मुझ पे कोठी में घूमने फिरने पे भी कोई रोक टोक नहीं थी। जहाँ मर्जी वहाँ जाता, जैसी मर्जी वैसे रहता। ऐसा लगता जैसे कि मैं मालकिन का बेटा हूँ। अब तक मैंने यहाँ किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने कभी भी उस पहाड़ी औरत के पति को नहीं देखा था, जबकि वो शादीशुदा औरत थी। उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन उनके पति के साथ उनकी फोटो लगी हुई थी। मैंने एक बार नौकरानी से पूछा कि मैडम के पति कहाँ हैं, तो उसने इतना ही बताया था कि हमारे साहब तो काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं।
उनका बहुत बड़ा कारोबार है, बस रात को ही घर वापस आते हैं। मैं देखता कि वो पहाड़ी औरत तैयार होकर पूरे घर में टहलती रहती, फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती। जब से मैंने मुस्कान से तौर तरीके सीखे थे, मैडम मुझे अपने साथ मार्केट लेके जाती और मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग करती, मार्केट में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती। मैं अपनी नौकरी में बहुत हैरान था, जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही थी और इतना बहुत सारा सामान भी मिल रहा था और काम मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताया, वहाँ पे पूरा दिन कैसे गुजारता हूँ। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन की शायद कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल रही हैं, लेकिन शायद यह बात बताना नहीं चाहती है। मैडम ने तो मुझे ये भी बताया था कि 1 हफ्ते तक मुस्कान मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा और मुझे अब बस उस दिन का इंतजार था कि आखिर मुझे पता तो चले कि मेरा काम क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी थी कि वो नौकरी पे जा सके। इधर मेरी नौकरी लग गई थी तो मेरे पापा की टेंशन भी कुछ कम हो गई थी। हालांकि हमने अभी तक अपने घर पे पापा के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी करने के बारे में। पापा मम्मी को शाम में फोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा ही बताते। वहीं दूसरी तरफ मैं उस पहाड़ी औरत के घर में बड़े मजे से रह रहा था और 1 हफ्ते में मैं जैसे बिल्कुल ही बदल गया था। हफ्ते के आखिरी दिन मैं जैसे ही मैडम के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर बहुत अजीब ढंग से हंसने लगा और कहने लगा कि आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पे बहुत खुश था कि आज मुझे काम करने को मिलेगा। मैं कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कान मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी एक नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मैडम के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मैडम के कमरे में नहीं गया था। मैडम का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया। मैडम का कमरा तो आज पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का होता है। मैडम ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पे बिठाया और नोटों की 2 गड्डियां मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी कि ये तुम्हारी इस हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा 1 दिन तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले 1 हफ्ते तुम इसी तरह जीना जितना तुम्हें इस हफ्ते अपनी जिंदगी का मजा लिया है। मैडम की बात सुनकर मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने मैडम से कहा, आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन उसके बाद उस पहाड़ी औरत ने जो कुछ भी मुझसे कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर यह मुमकिन ही कैसे था? मैं उस पहाड़ी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं अभी 14 साल का छोटा सा बच्चा था और जिस चीज की ख्वाहिश मेरी मैडम मुझसे कर रही थी वो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। हालांकि मेरा नन्हा सा दिल उनकी अदाओं से और इस कमरे की माधव खुशबू से पिघलता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और उनसे कहा कि मैं यह सब कुछ नहीं कर सकता। तो यह सुनकर वो पहले मुझसे कहने लगी, मैंने पूरा 1 हफ्ता तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाए हैं, अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। वो पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम ही नहीं किया। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। अब तुम इन मौके पे मुझे इनकार नहीं कर सकते। मेरी हसरत अधूरी रह जाएंगी।
वो कहने लगी, हम औरतों की ज़िंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। मेरे पति को ऐश करने की आदत हो गई है और वो अलग अलग शहर में अलग अलग औरतों से मिल सकता है, और इस दौरान वो मुझे वक्त देना ही भूल गया है। उसे तो ये भी याद नहीं कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ और मेरे भी कुछ अरमान हैं। लेकिन उसकी दिलचस्पी तो मुझसे ज़्यादा बाजारू औरतों में है, जिनको वो गलत तरीके से अपने साथ रखता है। इसीलिए मैं भी हफ्ते में एक दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह न तो मुझे प्रेग्नेंट होने का डर रहता है और ना ही किसी को मेरे ऊपर शक होता है। मैं जानती हूँ कि यह तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं उसे धोखा क्यों न दूं? मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ। हफ्ते के आखिर में मैं अपने अंदर की आग इसी तरह ठंडी करती हूँ। एक छोटा लड़का अपने बिस्तर पे पूरे दिन रखती हूँ, लेकिन जितने लड़कों का इस्तेमाल मैंने आज तक किया है, कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं था। पर मेरा दिल अब तुम पे आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। तुम्हारी ज़रूरत इस वक्त पैसा है और मेरी ज़रूरत तुम हो। मैं तुम्हें यह पैसा दूंगी जिससे तुम अपनी ज़रूरत को पूरा करोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी और तुम्हारे बाप को भी कभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें वापस घर जाना भी नहीं पड़ेगा। अपने बाप को अपने घर वापस भेज देना और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रह लेना। मैं छोटा था लेकिन बदअक्ल नहीं था। मैडम की एक एक बात मेरी समझ में आ रही थी और मेरे दिमाग में मेरी माँ की तबीयत चल रही थी। मैंने वो सारे पैसे मैडम के हाथ में पकड़ा दिए और साफ शब्दों में कहा, मुझे हराम के इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं पाप के इस रास्ते पे चलकर पैसा कमाना नहीं चाहता। मैडम मुझे रोकती रही, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पैसे की भी चमक मुझे रोक नहीं पाई और उनकी खूबसूरत जवानी भी और उनकी अदाएं भी, कुछ भी हो, मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। जो कुछ भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा हमेशा सीधे रास्ते पे चलना, कभी भी कुछ गलत करने की मत सोचना। मैं भागता हुआ उस कोठी से अपने पापा के पास निकल गया। वापस गिरता पड़ता अपने पापा के पास आ गया। मैंने अपने पापा से आकर कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत से जिएंगे। अपने थोड़ी सी बीमारी पे कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया और मुझे उस औरत ने धोखे से अपने घर बुलाया, जो कि अपने जिस्म की भूख मुझसे मिटाना चाहती थी। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ में आ रहा था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और अब आने वाली मुश्किलों को सोच रहा था। मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी जरूर थी, लेकिन पाप से भरी हुई नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जिंदगी जीना इंसान के हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है, लेकिन जिंदगी को कैसे गुजारना है यह हमारे हाथ में है। और मुझे यकीन था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई न कोई इंतजाम कर रखा होगा। दोस्तों, पहले के लोग और थे, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भी भटका रखा है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना गलत कर रही हैं। अगर आप इस कहानी के आखिर तक आ चुके हैं तो याद रखिए,
आपको गलत काम करने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन सही फैसला आपको ही करना होगा। जब तक आप सही रास्ते पे रहेंगे, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।